दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज की डेट में हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम 90s की बात करें तो उस टाइम पे ये कंफर्म करना, ऐसे प्राउडली बोलना कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए वो नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे रिसर्च चल ही रही थी कि आखिरकार किस सब्सटेंस को हम जेनेटिक मटेरियल घोषित करें या फाइनलाइज करें। तो मेन जो जेनेटिक मटेरियल की लिस्ट में जो 3 सब्सटेंस इन्वॉल्व थे कि इनमें से कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, वो हमारा था डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। उस टाइम पे यही चलता था सभी साइंटिस्ट वगैरह के उसमें कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो ऑब्वियसली इन्हीं 3 सब्सटेंस में से होगा, लेकिन ये नहीं कंफर्म था कि इन तीनों में से क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इस पर्सपेक्टिव पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, कुछ के सक्सेसफुल हुए, कुछ के फेल हुए। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि उन साइंटिस्ट के बारे में, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो सक्सेसफुल हुए थे इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1928 में जेनेटिक मटेरियल की खोज में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि सक्सेसफुल भी हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम इन्होंने दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से बैक्टीरिया की जो कि निमोनिया डिसीज़ कॉज करता है। इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का कल्चर किया प्लेट्स में। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कल्चर ग्रो करने के बाद कि प्लेट्स में 2 तरह के ओरिन बैक्टीरियाज की कॉलोनीज मिली। एक का नाम उन्होंने स्मूथ कॉलोनीज रखा और एक का नाम रफ कॉलोनीज रखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स ऑफ प्रेजेंस के बेसिस पे, जो भी कैरेक्टर्स उसमें विजिबल थे। तो क्या क्या कैरेक्टर्स थे? जो स्मूथ कॉलोनीज थे वो कैप्सुलेटेड थे, वहीं पे जो रफ कॉलोनीज बैक्टीरिया थे सेम उसके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के, वो नॉन कैप्सुलेटेड थे। ठीक है, जो स्मूथ कॉलोनीज के बैक्टीरिया थे उनमें म्यूकस कोट प्रेजेंट थी पॉलीसेक्राइड की, जिस कारण से वो स्मूथ इन नेचर थे टेक्सचर में। वहीं पे जो रफ कॉलोनीज थे उनमें म्यूकस कोट एब्सेंट थी, इसलिए वो रफ इन टेक्सचर थे। ठीक है, और जो स्मूथ कॉलोनीज़ हैं उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो स्मूथ कॉलोनीज़ है वो वायरेलेंट इन नेचर रहे और जो रफ कॉलोनीज़ वाले जो बैक्टीरिया थे वो नॉन वायरेलेंट इन नेचर रहे। ठीक है, तो अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म किया वो क्या था? इन्होंने क्या किया, इन दोनों कॉलोनीज़ के स्ट्रेन्स लिए, इन दोनों कॉलोनी से बैक्टीरिया कलेक्ट किया, स्ट्रेन्स कलेक्ट किया। आर स्ट्रेन इन्होंने रफ कॉलोनी से लिया, एस स्ट्रेन उन्होंने स्मूथ कॉलोनी से लिया। तब इन्होंने क्या किया, दोनों स्ट्रेन्स को माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस हमारा जिंदा रहा था। दैट मीन्स ऑब्वियसली कंफर्म होगा कि आर स्ट्रेन ने कोई भी डिसीज़ कॉज नहीं की, निमोनिया डिसीज़ उसे इन्फेक्ट नहीं किया। ठीक है, वहीं पे एस स्ट्रेन जो है उसको जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जो हमारा मर गया। दैट मीन्स एस स्ट्रेन ने डिसीज़ उसमें कॉज की है, माइस में निमोनिया डिसीज के कारण वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर कंफर्म हुई। फिर उन्होंने एक और बार ट्राई मारा। इस बार इन्होंने क्या किया, थोड़ा कॉम्बिनेशन बदला। इस बार इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया जो कि हमें पता है कि उसका रिजल्ट क्या हो कि माइस हमारा जिंदा रहेगा, और एस स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन इस बार उन्होंने हीट किल किया। भाई लाइट नॉर्मल जो हम ले रहे थे तो माइस को इंजेक्ट कर माइस को इन्फेक्ट कर रहा था निमोनिया डिसीज से, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, हीट किल कर दिया, मतलब ख़त्म, ऑलमोस्ट डेड समझो। जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया है वो डेड समझो। तो उनको यही लगा डेड है, तो ऑब्वियसली बात है अब देखते हैं कि क्या कुछ ट्रांसमिशन होता है नहीं। अब जो हमारा माइस है वो मरता है जिंदा रहता है वो देखते हैं। तो इन्होंने जब ये कॉम्बिनेशन तैयार किया और जब माइस में इंजेक्ट किया, इस बार भी हमारा माइस जो है मर गया। ठीक है, तो इस बार भी हमारा माइस मर गया। तो फॉर श्योर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क मतलब क्रिएट हो गया कि दैट मीन्स फॉर श्योर कुछ ऐसा सब्सटेंस है या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एस स्ट्रेन जो कि हीट किल था उससे माइस में ट्रांसफॉर्म हुआ है और जिस कारण से उसने निमोनिया डिसीज़ कॉज किया और हमारा माइस क्या है, मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली क्या सब्सटेंस या क्या चीज़ सब ट्रांसफॉर्म हुए वो ये कंफर्म नहीं कर पाए, बट यहाँ पे इनका लग गया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि फॉर श्योर है, कोई सब्सटेंस जो है एस्ट्रेन हीट किल से ट्रांसफॉर्म हुआ है माइस में, जिसने उसको निमोनिया डिसीज कॉज किया और वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये अब तक इनका एक्सपेरिमेंट था। तो इसी के उसमें आगे फर्दर इसी के कंटिन्यूस में हमारे 3 साइंटिस्ट ने काम किया इसी के कंटिन्यूस में कि ये कंफर्म करने के लिए कि आखिरकार वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है
जो इसने माइस को किल किया, ठीक है। तो कौन से 3 साइंटिस्ट ने जिसमें काम किया? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन तीनों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट, इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का फंक्शन किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम इन्होंने दिया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। से बोलती हूँ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये हुआ था हमारा 1933 से 1944 के पीरियड के बीच में ये एक्सपेरिमेंट इन तीनों ने मिलके कंडक्ट किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये क्लियर किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस रहा है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में वो डीएनए रहा है, ठीक है। ये इन्होंने प्रूफ करके दिखाया। तो इन्होंने कैसे प्रूफ किया? एक्चुअली इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो देखते हैं। इन्होंने क्या किया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देखो हमने पहले ही बताया था कि जो लिस्ट है जेनेटिक मटेरियल की, जो लिस्ट है कि भाई कौन से सब्सटेंस हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो 3 हमने देखे कि 3 में से कोई एक हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है, या आरएनए हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है। इन्हीं 3 में से कोई एक हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन्होंने क्या किया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ली। कौन किस किस की? डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन, इन तीनों की ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स ली, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? एक एक करके अब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इसी के ही सॉल्यूशन को उठाया, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के ही सॉल्यूशन को उठाया कि एस ट्रेन, आर स्ट्रेन लिया, एस ट्रेन उसमें हीट की लिया, प्लस इस बार उन्होंने सबसे पहले प्रोटीज एंजाइम उसमें ऐड ऑन कर दी, ठीक है। प्रोटीज एंजाइम क्या करती है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देती। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन है तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं करेगा, बिकॉज प्रोटीज एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया होगा। लेकिन रिजल्ट हमें क्या मिले कि ट्रांसफॉर्मेशन अकर हुआ। इस केस में प्रोटीज एंजाइम डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन अकर किया, तो दैट मीन्स कि प्रोटीन जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। वो क्लियरली कंफर्म हो गया कि भाई प्रोटीन तो नहीं है। फिर इन्हें क्या, अगेन वापस से सॉल्यूशन लिया आर स्ट्रेन, अगेन इन्होंने वापस से फिर से आर स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन हीट के लिया, उसमें इस बार इन्होंने आरएनएस एंजाइम डाली, ठीक है। आरएनएस क्या करता है? आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर आरएनए हमारा ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर से इस बार हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अकर करता है। आरएनए के डाइजेस्ट होने के बाद भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अकर हुआ, माइस मर गया, तो दैट मीन्स आरएनए भी हमारा जो है ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं रहा। फिर इन्होंने एक और थर्ड बार फिर से ट्राई किया। इस बार उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन हीट के लिया, और इस बार उन्होंने सॉल्यूशन में डीएनएस एंजाइम डाला। डीएनएस क्या करता है? डीएनए एंजाइम को डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर हमारा डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है तो इस बार ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं होना चाहिए, राइट। और इस बार वही हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं हुआ, क्योंकि जो सॉल्यूशन था उसमें जो डीएनए था उसको डीएनए एंजाइम ने पूरा ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ बची नहीं, सब्सटेंस बचा ही नहीं, डीएनए बचा ही नहीं ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो हमारा डीएनए है। और इसी के बेसिस पे इन तीनों ने ये कहा कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो भी हमारा डीएनए है। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट पे बोला, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई प्रोटीन भी नहीं है, आरएनए भी नहीं है, तो बचा क्या? डीएनए, और डीएनए में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो फॉर श्योर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा डीएनए को हम डीएनए को हम ऐसे जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करें, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे थे। तो एक और एक्सपेरिमेंट आया, 2 साइंटिस्ट ने मिलके, हार्शी और चेज, अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज। इस एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी 1952 में अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट। अगेन ये भी वही जेनेटिक मटेरियल की खोजने की, फाइनली मतलब किसको कंफर्म करे कि ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इनको कन्फ्यूजन था, इनको डाउट लगता था कि जेनेटिक मटेरियल या तो प्रोटीन होगा या फिर डीएनए होगा। तो इसके पर्सपेक्टिव पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया, ठीक है। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ ली? तो इन्होंने क्या लिया? इन्होंने वायरस लिया, ऐसा वायरस मतलब बैक्टीरियोफाज लिया। बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो और बैक्टीरिया भी इन्होंने स्पेसिफिकली ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफाज की पहले कल्चर किया। तो कल्चर करते वक्त इन्होंने 2 तरह के प्लेट्स रेडी की। उनमें जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया, एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर
सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और एक प्लेट में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रोवाइड किया, ठीक है, और उसमें बैक्टीरियोफाज ग्रो किए। क्यों रेडियो एक्टिव सल्फर और प्रोटीन लिया? बिकॉज जो हमारा डीएनए होता है वो फॉस्फोरस कंटेन करता है, तो अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा तो उसमें हमें डीएनए में मतलब रेडियो एक्टिव हो जाएगा, तो हमें क्लियरली विजिबल होगा। और अगर प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है या फिर जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है वो हमारा प्रोटीन हुआ तो वो भी हमें इजीली विजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर एक प्लेट में और दूसरी प्लेट में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रोवाइड किया और उसमें हमारे बैक्टीरियोफाज ग्रो किए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, एक या दो बैक्टीरिया लिए, अब उनमें उन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरियोफाज दोनों, जिसमें मतलब इन प्लेट से, जिस प्लेट में हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था और जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, इन दोनों प्लेट से इन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया और बैक्टीरिया के साथ इंसर्ट, बैक्टीरिया के इकोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव इन्होंने कौन सा, फॉस्फोरस 32 लिया था और लेबल्ड 32 लिया था और सल्फर 35 लेबल्ड सल्फर लिया था, ठीक है। तो जब इन्होंने बैक्टीरिया मतलब 3 स्टेप्स होते हैं, 3 मेन स्टेप होता है, इसमें क्या क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, ब्लेंडिंग होता है और सेंट्रीफिकेशन होता है। इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरियोफाज जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज हमने सल्फर और फॉस्फोरस के लिए ये करते हैं, हमारे ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन में जनरली होता क्या है कि ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि ये इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो कि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि क्या जेनेटिक मटेरियल है, बट स्टिल इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपना जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और बैक्टीरिया क्या करता है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझ के रेप्लिकेट करना चालू रखता है, उसकी काफ़ी सारे नंबर ऑफ कॉपीज बनाने लगता है और एट द एंड वो उसी को ही इन्फेक्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देता है वायरस, ठीक है। तो वही होता है। तो इन्फेक्शन में यही हुआ, ठीक है। ब्लेंडिंग इन्फेक्शन में यह है कि जो बैक्टीरियाफाज है हमारे वो इकोलाई बैक्टीरिया जो है उसको इन्फेक्ट कर देगा। फिर ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग में क्या होता है कि दोनों सेपरेट आउट होने लगते हैं, मतलब जो वायरस की लेयर है वो सेपरेट आउट है उसमें मूव कर देगा। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, तो इसमें जो हैवी डेंसिटी सब्सटेंस जो होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो लो डेंसिटी है, लाइट वेट जो होता है वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ये तीनों प्रोसेस करने के बाद ये तीनों प्रोसेस कंफर्म करने के बाद उनको जो रिजल्ट्स मिले, देखो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने किया तो हमने तो भी कर दिया था, हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया तो बैक्टीरिया डाला और उसमें वायरस डाल देते सल्फर और फॉस्फोरस वाले, और उसको हमने इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब रिजल्ट्स देख रहे हैं कि रिजल्ट्स क्या। तो जो हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है उसमें हमें कुछ इस तरह का कलेक्शन मिलता है। तो जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं हैवी वेट वाले उसको हम बोलते हैं पैलेट बोलते हैं, और जो ऊपर लो वेट वाले जो फ्लोट करते हुए दिखाई देता है वो उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सुपरनेटेंट में क्या इंक्लूड करता है, सुपरनेटेंट इंक्लूड करता है वायरल कोड्स, ठीक है। वायरल कोड्स प्लस उसमें वो रिमेनिंग सब्सटेंस रह जाते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, ठीक है। वहीं पे पैलेट वाला जो रीजन है वो क्या इंक्लूड करता है, बैक्टीरियल सेल्स इंक्लूड करता है विद उसमें वायरल जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया तो इनके रिजल्ट्स में क्या पता चला कि जो सुपरनेटेंट है उसमें हमें वायरल कोड्स के अंदर हमें रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को मिला, ठीक है। जो सुपरनेटेंट कलेक्ट जो हुआ उसमें जो वायरल कोड्स है उसके अंदर हमें सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को मिला। दैट मीन्स प्रोटीन्स जो थी हमारे रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स जो थी वो यहीं पे ही रह गई, मतलब वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं, वो हमें क्लियरली विजिबल वायरल कोड्स में विजिबल थी, ठीक है। वहीं जो पैलेट का जो कलेक्शन था उसमें जो हमारे बैक्टीरियल सेल थे उनमें हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है वो हमें देखने को मिला। तो यहाँ ये क्लियर कट वन साइडेड हमें जो रिजल्ट्स मिले देखने को, जिसके बेसिस पे ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो क्या है, डीएनए है। डीएनए ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये प्रूव हो गया कि डीएनए जो है वो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस यूज़ किया गया था 32 फॉस्फोरस लेवल यूज़ किया गया था, और जो सल्फर यूज़ किया गया था सॉल्यूशन में वो 35S यूज़ किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गई। तो यहाँ पे इन लोगों ने कंफर्म कर दिया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है।
ठीक है। स्टिल अब ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट वगैरह सब लोग मिलके ये किया कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं तो किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया, किस पर्सपेक्टिव पे हम कंसिडर करें कि ये सब्सटेंस हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन्स जो है इस रेस से तो आउट हो गया कि ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन तो नहीं है। अब बचा हमारा डीएनए और आरएनए। तो अब हम डीएनए और आरएनए में देखते हैं कि अगर किसी इन दोनों में से अगर कोई हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो वो जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ या क्राइटेरिया अगर वो उनको फुलफिल करते हैं अच्छे से, तो इनमें से एक हमारा जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन से क्राइटेरियाज या प्रॉपर्टीज़ है जेनेटिक मटेरियल की वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो एबल टू रेप्लिकेट, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट कर होना चाहिए कि खुद से वो रेप्लिकेट कर सके। तो अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेट है, तो इस पॉइंट पे दोनों ही हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा हमारा वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो अगर हम डीएनए और आरएनए में देखें तो डीएनए हमारा मोर स्टेबल होता है केमिकल और स्ट्रक्चरली एज कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए हमारा अनस्टेबल होता है जनरली। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा डीएनए भी अगेन हाई हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें स्लो चेंजेस होने चाहिए या म्यूटेशंस होने चाहिए जो कि इवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में स्लो चेंजेस होने चाहिए या म्यूटेशंस होने चाहिए। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो जैसे हमने देखा कि डीएनए हमारा क्या स्टेबल होता है, तो स्टेबल होता है तो इसमें बहुत ही स्लो चेंजेस होते हैं या बहुत स्लो रेट पे म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसकी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए हमारा अनस्टेबल होता है, तो इसमें बहुत रैपिडली हमें म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, बहुत इंस्टेंटली, बहुत फास्ट रेट पे इनमें म्यूटेशंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे हमें कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस में जो वायरस है उसके अंदर हमारा आरएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है इसलिए अनस्टेबल होता है। और जब तक हमारी वैक्सीन्स फॉर्म हुई, जब तक हमारी वैक्सीन्स बन के आई, तब तक जो है कोरोना वायरस में हमने देखा कि कितने सारे उसमें म्यूटेशंस बिल्ड हो गए थे, काफ़ी सारे वेरिएंट्स हमें उसको देखने को मिले थे। तो उसमें बहुत ही वास्ट रेट पे रैपिडली उसमें म्यूटेशंस होते हैं। तो जो भी अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल उसमें रैपिड म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए, स्लो रेट पे चेंजेस होने चाहिए, स्लो रेट पे म्यूटेशंस होने चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी हमारा जो डीएनए है वो ज़्यादा एलिजिबल होता है जेनेटिक मटेरियल के लिए। लास्ट पॉइंट होता है कि एबल टू एक्सप्रेस इट्ससेल्फ, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो खुद एबल टू एक्सप्रेस इट्ससेल्फ। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो डीएनए जो होता है वो इतना ज़्यादा मतलब खुद से सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, डबल स्टैंडर्ड है, स्टेबल, उसको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आरएनए की बात करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये हाईली एक्सप्रेसिबल होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं अगेन यहाँ पे हमारा आरएनए चला गया। लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन स्टोरेज के बेसिस पर हम बात करें तो हमारा डीएनए होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हम डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं बिकॉज इस मेन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन में बहुत क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू आरएनए की अगर हम बात करें। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें, देखो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो डीएनए है, और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हम आरएनए बोल सकते हैं। देखो जैसे कि हमने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा डीएनए, ठीक है, लेकिन अब जेनेटिक उस इन्फॉर्मेशन को फर्दर यूज़ के लिए यानी कि जीन रेगुलेशन के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये भी जितने भी हमारे प्रोसेस हैं इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। तो आरएनए क्या करता है, ये डीएनए के इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करता है और फिर फर्दर उसका एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो विदाउट डीएनए आरएनए परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और विदाउट आरएनए जो डीएनए भी सिर्फ अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रह जाएगा, उसका फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों को ही इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं कि ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मेन जेनेटिक मटेरियल के परस्पेक्टिव पे बात करें तो हम डीएनए को कंसिडर करते हैं बिकॉज वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, बट अगर वहीं पे ट्रांसमिशन की बात करें तो आरएनए बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई है। आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।